पुणे में बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारी कॉलोनीज़ है, लेकिन पुणे की एक कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे लोग रहते तो है, लेकिन एकदम डर के साथ। इस कॉलोनी में रात के 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा क्यों? कहा जाता है कि इस कॉलोनी में कोई घूमती है, कोई एक औरत जो रोते हुए किसी एक घर का दरवाज़ा नॉक करती है, और अगर कोई वो दरवाज़ा खोल दे तो वो औरत उसे अपने साथ ले जाती है, खास कर कि बच्चों को। अब पुणे की इसी कॉलोनी में रहने आता है एक परिवार जिसमें था मयंक, उसकी वाइफ मीना और इनका 13 साल का बेटा राहुल। अब इनको इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए 3-4 दिन हो चुके थे, और इन्हीं 3-4 दिनों में इन लोगों ने भी बस यही नोटिस किया था कि जो पूरी कॉलोनी है, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो एकदम ही डरे सहमे से रहते हैं। जब भी मयंक सुबह अपने काम पर जाता, तभी भी उसे दिखता कि पूरी कॉलोनी एकदम खाली है, जैसे यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। और जब वो शाम को वापस आता है तो वही सेम चीज़ होती है। कुछ लोग उसे दिखते हैं, लेकिन वो भी बस अपने काम पर जाने के लिए या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर निकले होते हैं, तो वो भी अपना वो काम पूरा करके वापस अपने घर में चले जाते हैं। ये कॉलोनी बड़ी ही अजीब थी। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था, कोई भी किसी को बुलाता नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। वो कभी मयंक या फिर मीना को सामने मिल जाए तो वो उनके सामने मुस्कुरा देते थे। इनको यहाँ पे आके एकदम ही बोरिंग लग रहा था, क्योंकि ना ही सुबह, ना ही दोपहर, ना ही शाम को और ना ही रात को कोई इंसान यहाँ पे दिखता ही नहीं है। अब ये एक रात की बात है। मयंक को अपने काम से आने में थोड़ी देर हो गई थी। जैसे ही उसने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। उसके कंधे पर उसके ऑफिस का बैग लटक रहा था। वो एकदम थका हारा अपने घर आ रहा था, और वो चलते हुए कॉलोनी के पास आता है। और जैसे ही उसने अंदर एंटर किया, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो, क्योंकि बाहर जब वो चलते हुए आया तो सारी आसपास लाइटें चालू थी, चहल पहल अच्छी खासी थी बाहर। लेकिन जैसे ही उसने कॉलोनी में कदम रखा तो एक गहरी शांति उसे छू जाती है। वो देखता है कि पूरी कॉलोनी में अंधेरा था, कहीं कहीं पे लाइटें चल रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं था। एकदम सन्नाटा, रात एकदम सर पे चढ़ी हुई थी। लेकिन मयंक को बस अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि वो एकदम थक चुका था। तो वह चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसे चलते हुए आसपास से कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय अपने कदमों के। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके कदमों की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। अब वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था, और फिर चलते हुए अचानक से वो रुक जाता है। उसका ध्यान पड़ता है कि सामने कॉलोनी के अंत में जहाँ पे रास्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो एक औरत थी। उसकी साड़ी एकदम फटी पुरानी सी थी, जैसे कि उसने 100 साल पुरानी साड़ी पहन रखी हो। उसके एक हाथ में रावण हट्टा था, जो उसने एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। मयंक उसके सामने बस देख रहा था। तभी वो औरत धीमे धीमे चलते हुए एक घर के पीछे चली जाती है। उसकी चाल एकदम ही अजीब सी थी, एकदम टेढ़ी मेढ़ी। मयंक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, और जो उसके घर की मेन एंट्रेंस थी, वहीं पे पास ही में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एंट्रेंस के अंदर मीना खड़ी हुई थी। मीना के हाथ में एक बाउल था, जो कि वो उस औरत को दे रही थी। मयंक अपने घर पहुंचता है, तभी उसे दिखता है कि उस औरत के हाथ में दही था, और वो उस दही को लेकर वापस मुड़ के चलने लग जाती है। मयंक और मीना अपने घर के अंदर आ जाते हैं, और मीना दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही मीना ने दरवाज़ा बंद किया तो मयंक उसे तुरंत कहता है कि यह बूढ़ी औरत कुछ ज़्यादा ही हमारे घर पे चीज़ें मांगने नहीं आ रही। तो मीना ने बस ऐसे ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ? वो एकदम बूढ़ी है, और वो कहीं पे कुछ लेने जा नहीं सकती, और उसके बेटे बहू भी बाहर रहते हैं।
यहाँ पे वो एकदम अकेली रहती है, तो हम उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो मयंक मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर मयंक को भूख लगी थी तो वो तुरंत जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तभी मयंक कहता है कि अरे राहुल कहाँ है। मीना कहती है कि मैंने उसे आवाज़ लगा दी है, वो बस आता ही होगा। मीना मयंक से कहती है कि इससे पहले कि राहुल आ जाए मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। ये बात बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये बात इस कॉलोनी के बारे में है। तो मयंक ने कहा कि हाँ बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है इस कॉलोनी के बारे में। तो मीना उसे बताती है कि आज शाम को मैं कॉलोनी से बाहर जब सब्जी लेने गई थी तो कॉलोनी की ही 2 औरतें गेट के पास खड़ी हुई थी और वो इस कॉलोनी के बारे में बातें कर रही थी। तो मीना कहती है कि मैं उनके पास जाती हूँ। तभी वो लोग मीना से पूछने लग जाती है कि आप यहाँ पे नहीं आई हो ना। तो जैसे ही मैंने हाँ बोला तो उनका चेहरा एकदम ही सीरियस हो जाता है और वो मेरे पास आके एकदम धीमे से बोलती है। तो उन औरतों ने बताया कि यहाँ पे रात में 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कितने ही लोगों ने देखा है कि इस कॉलोनी में एक औरत घूमती है और वो बस रोते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। जैसे ही मयंक ने मीना के मुंह से ये सुना उसकी रूह कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वापस आ रहा था अपने घर अभी अभी, तभी शायद उसे जो औरत रास्ते के आखिर में दिखी थी शायद वो वही थी। मीना ने मयंक से कहा कि मयंक क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए। लेकिन मयंक ने सुना नहीं, वो बस बैठा हुआ था एकदम चुपचाप। मीना ने उसे वापस बुलाया तो मयंक कहता है कि हाँ क्या हुआ। मीना कहती है कि क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब गए। तो मयंक ने मीना को कुछ भी बताया नहीं। उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं बस अपनी कुछ काम की बात सोच रहा था। अब जैसे ही रात होती है तो ये लोग सो जाते हैं, लेकिन जो मीना थी उसकी नींद टूट चुकी थी। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, डाइनिंग टेबल के पास जाने लगती है, क्योंकि वहीं पे डाइनिंग टेबल पे ही पानी का जग भरा हुआ था। वो पानी का जग उठाती है, ग्लास भरती है और वो धीरे धीरे पानी पी ही रही थी। उसे सुने देता है कि कोई बाहर कॉलोनी में रावण हत्था बजा रहा है। मीना पानी पी के ग्लास टेबल पे रख देती है और तभी उसके घर के मेन डोर के बाहर से उसे सुने देता है कि कोई नॉक कर रहा है। मीना को पता नहीं क्या हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने घर के मेन डोर के पास बढ़ने लगती है। मीना एकदम दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी और उसका जो हाथ था, वो जो डोर नॉब होता है, जो हैंडल होता है दरवाजे का, उस पे आ चुका था। वो बस उसे घुमा के दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे कि मीना एकदम ही उस ट्रांस में से बाहर निकल आती है, जैसे कि वो एकदम से जाग चुकी हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पीछे तो कोई भी नहीं था। मीना सोचने लग जाती है कि आखिर उसे पीछे से बुलाया किसने। तभी मीना का ध्यान उसी अपने मेन डोर के पास जाता है। उसे सुनाई देता है कि अब बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। उसके घर में हर तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मीना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हुआ उसके साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अब जैसे ही सुबह होती है तो मयंक वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो बाहर जा ही रहा था कि तभी जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि मेन डोर के सामने ही वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। और मयंक को समझ में आ गया कि आज फिर से ये कुछ ना कुछ मांगने ही आई होगी। तो मयंक मीना को बुलाता है और वो उस औरत के सामने हल्की सी मुस्कान दे के अपने काम के लिए बाहर जाने लगता है। अब जैसे ही वो अपने आंगन से बाहर निकलता है, मयंक को दिखता है कि एक कपल पागलों की तरह पूरी कॉलोनी में घूम रहा है और कॉलोनी वाले भी आसपास खड़े हुए हैं। जो हस्बैंड और जो उसकी वाइफ थी वो हर एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे और पूछ रहे थे कि आपने मेरा बच्चा देखा, वो मुझे मिल नहीं रहा। वो ये रो रो के सबसे पूछ रहे थे, लेकिन फिर आखिर में उनको अपना बच्चा नहीं मिला।
तो वो औरत कॉलोनी के बीचों बीच बैठ के जोर जोर से रोने लग जाती है। कॉलोनी के सारे लोग उनके आसपास खड़े हुए थे और मयंक ने सबसे बस एक ही बात सुनी कि वही रावण हत्या वाली चुड़ैल इनके बच्चे को ले गई होगी। वो कपल फिर खड़ा होता है और वो फिर पुलिस स्टेशन जाने लगता है अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए, और मयंक भी अपने काम के लिए चला जाता है। और आज तो रात को मयंक को आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। रात के करीब 12 बज चुके थे और हमेशा की तरह ही चारों तरफ एकदम अंधेरा था। बस मयंक को अपने कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब मयंक चलते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे सुनाई देता है कि उसके पीछे से कोई रावण हत्था बजा रहा है। और मयंक को ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो चीज़ बजाते बजाते एकदम मयंक के पास धीमे धीमे आ रहा है। मयंक एकदम जल्दी से पीछे मुड़ता है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। वो जो रावण हत्थे की आवाज़ मयंक को आ रही थी वो भी अभी एकदम से गायब हो गई थी। चारों तरफ वापस से सन्नाटा छा चुका था। तो वो वापस से अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। अब मयंक आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है। वो कॉलोनी की एक साइड पे खड़ी हुई थी। वो मयंक के सामने देख के एक प्यारी सी मुस्कान देती है। तो मयंक भी उनके सामने मुस्कुराता है। वो सोचता है कि चलो कम से कम वो यहाँ पे अकेला तो नहीं है, और उनके सामने मुस्कुरा के मयंक वापस से चलना शुरू कर देता है आगे। तभी मयंक को सुनाई देती है जहाँ पे कॉलोनी का रास्ता ख़त्म हो रहा था, वहीं से एकदम धीमे धीमे रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसे ऐसा दिमाग में आया कि उसे उस बूढ़ी औरत से पूछना चाहिए क्या उन्हें भी ये आवाज़ आ रही है। तो मयंक जैसे ही वापस मुड़ के उनके सामने देखता है तो वो औरत जा चुकी थी। वो एकदम गायब हो चुकी थी। मयंक फिर सोचता है कि उसे एक बार जाके वहाँ पे देखना चाहिए। तो मयंक चलते चलते वहाँ पे रास्ते के अंत पर पहुँचता है, और जो घर था उसी के बाजू में एक कोना था जो कि एकदम खाली था। ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। जैसे ही मयंक वहाँ पे देखता है तो उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मयंक एकदम सोचने लग जाता है कि अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो उसे वो रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। तभी वही सेम रोने की आवाज़ मयंक को उसके ही पीछे से आने लग जाती है। मयंक जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने वही औरत खड़ी हुई थी। उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसकी आंखें एकदम काली थी और वो एकदम मयंक के सामने मयंक की आंखों में कूर रही थी, और वो रोते हुए उससे कहती है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मयंक एकदम जम चुका था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मयंक फिर तुरंत अपने घर की ओर भागता है और वो जल्दी से अपने घर के अंदर घुस जाता है और वो दरवाज़ा लॉक कर लेता है। मयंक एकदम हाफ रहा था और वो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। तभी उसे सुनाई देता है कि उसी औरत की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही है, और वो अभी भी रोते हुए बस एक ही चीज़ बोल रही है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मयंक एकदम डरा हुआ दरवाजे के पास बैठा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी घर की सारी लाइटें ऑन हो जाती है और मयंक देखता है कि मीना नीचे आती है, और वो मयंक से पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, और तुमने दरवाज़ा इतनी जोर से पछाड़ के बंद क्यों किया। मयंक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि जो आवाज़ें बाहर से आ रही थी वो अभी बंद हो चुकी है। अब अगले दिन की सुबह मयंक ये सारी बातें जो उसके साथ हुआ कल, ये मीना को रात को नहीं बताता, बल्कि मयंक ने मीना को अभी अभी बताया। मयंक और मीना अपने सोफे पर बैठे हुए थे। उनके होश एकदम उड़े हुए थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है। मीना दरवाज़ा खोलती है तो वापस से वही बूढ़ी औरत वहीं पे खड़ी हुई थी। वो औरत कहती है कि बेटा मुझे कड़ी पत्ता चाहिए, क्या तुम मुझे वो दोगी। तो मीना कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम है। ऐसा बोल के मीना उस औरत को अपने घर के अंदर ले आती है, और फिर मयंक और मीना उस औरत से पूछते हैं तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि आज से करीब 100 साल पहले जब ये कॉलोनी यहाँ पे नहीं थी तब यहाँ पे एक गांव हुआ करता था, और उसी गांव में एक औरत रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो हमेशा ही एक हरे रंग की साड़ी पहनती थी
और वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उसे रावण हत्था बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो वो जब भी फ्री होती थी तो वो रावण हत्था बजाती थी। अब एक रात जब उसका बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही उस औरत को पता चला कि उसका वो बच्चा मरा हुआ है, वो उसी गम में एकदम खो चुकी थी और उसी गम में ही उसकी मौत हो जाती है। और तब से ही ज़माना बदल गया, साल बदल गए, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं पे घूमती है। अब वो बूढ़ी औरत इनको ये सब बता ही रही थी कि तभी वापस से बेल बजती है। इस बार मयंक खड़ा होता है और वो आके दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही कपल खड़ा हुआ था। उनके हाथ में उनके बच्चे की मिसिंग फ़ोटो थी। वो उस फोटो को मयंक को देते हैं तो मयंक कहता है कि आप एक और फ़ोटो दे दीजिए, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जो कि यहाँ पे रहती है वो अभी हमारे घर पर ही बैठी हुई है। तो वो कपल एक पल के लिए एकदम खामोश हो जाता है और वो कहता है कि कौन सी बूढ़ी औरत, हमारी पूरी कॉलोनी में यहाँ पे कोई भी बूढ़ी औरत नहीं रहती। ये सुन के मयंक एकदम चौंक जाता है। मयंक जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ आता है और तभी वो देखता है कि मीना भी किचन में से बाहर आती है। उसके हाथ में कड़ी पत्ता था। उन दोनों की नज़रें ड्राइंग रूम में पड़ती है और वो देखते हैं कि पूरा ड्राइंग रूम एकदम खाली था। तो आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं।